हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे आप लोग। मैं पूरी उम्मीद और आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लेके आए इसी पढ़ाई के सिलसिले में खनिज संसाधन, जो कि ज्योग्राफी का ये पार्ट 2 होने वाला है। हमने पार्ट 1 में प्राकृतिक संसाधन के बारे में विस्तार से चर्चा किया था। यदि आपने हमारा पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर पिछले वाले वीडियो को देख लें, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा। तो इससे क्या होगा, चीज़ें जो होगा वो आसानी से आप सबों को समझ में आएगा। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए अपनी मुद्दे पर ध्यान देते हैं। आज हम देखेंगे खनिज संसाधन। तो आइए हम पहले जानते हैं कि खनिज संसाधन की परिभाषा को पहले जानते हैं कि खनिज संसाधन किसे कहते हैं। जैसा कि हम सबों को पता है कि भूप्रपटी पर पाए जाने वाले तत्व जो होती है भूप्रपटी। अब बताइए, आप बोलेंगे कि भूप्रपटी किसे कहते हैं। मैं कहता हूं कि भूप्रपटी उसे कहते हैं। अब जानते हैं पृथ्वी के जो होते हैं वो 3 परत होते हैं। पृथ्वी के कितने परत होते हैं, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी के 3 परत होते हैं। ये 2 हो गया और इसी ये तीसरा हो गया। तो ये पहले वाले परत को क्या कहते हैं, पहले वाले परत को हम कहते हैं भूप्रपटी। पहले वाले परत को क्या कहते हैं, पहले वाले परत को कहते हैं भूप्रपटी। तो क्या होता है खनिज कि भूप्रपटी पर पाए जाने वाले तत्व जो होते हैं। अब बताइएगा तत्व किसे कहते हैं। मैं कहता हूं कि तत्व जो होता है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठता होगा कि परमाणु किसे कहते हैं। मैं कहता हूं कि परमाणु जो होती है वो पदार्थों की सबसे सूक्ष्म कण, मतलब सबसे छोटा सबसे बारीक कण को परमाणु कहते हैं। तो हमने देखा यहाँ कि भूप्रपटी पर पाए जाने वाले तत्व जो होते हैं वे एक दूसरे के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण करते हैं। हाँ, विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण करते हैं, इसी को हम खनिज कहते हैं। तो बताइए खनिज समझने में कोई दिक्कत हुआ हो आप सबों को। तो हमने जो देखा कि खनिज किसे कहते हैं, जो पृथ्वी पर जो होती है, पृथ्वी पर उपस्थित तत्व एक दूसरे के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे ही हम खनिज कहते हैं। अब हम जानते हैं जैसा कि हमारे पृथ्वी पर जो है वो लगभग 2000 से अधिक खनिजों की पहचान हो गई है। अब इन खनिजों की जो पहचान हो गई है तो इनके कुछ भौतिक विशेषताएं होती है और इनके कुछ रासायनिक विशेषता होती है। आप बताएं, आप कहेंगे कि बताइए भौतिक विशेषता किसे कहते हैं। मैं कहता हूं कि भौतिक विशेषता जो होती है उनकी रंग क्या है, अब उनका घनत्व क्या है। यदि हम कोई किसी प्रकार के खनिजों को हम भूप्रपटी से प्राप्त कर लिए तो हम देखेंगे कि उसका रंग जो है वो किस तरह से है, उसका कठोरता किस तरह का है और उनका घनत्व किस तरह से है, उनका घनत्व किस तरह का है, उनकी चमक किस तरह का है। तो ये हो जाएगा भौतिक विशेषता। तो हमने देखा खनिजों की भौतिक विशेषता, उसकी कठोरता, उनकी घनत्व, उसका रंग, उसका चमक। अब देखते हैं उनकी रासायनिक विशेषता क्या होती है। रासायनिक विशेषता देखते हैं कि इनके अंतर्गत जो होती है इनकी विलयता किस तरह से होती है। अब विलयता बोलेंगे कि विलयता क्या, समझ में नहीं आया। मैं कहता हूँ कि जब हम शरबत बनाते हैं तो बताइए पानी और चीनी में किसे हम घोलते हैं। बोलेंगे कि पानी में जो है वो चीनी को हम घोलते हैं, तो पानी में चीनी का विलयता हो गया। ठीक इसी तरह जो होते हैं खनिज, वे एक दूसरे के साथ किस प्रकार विलयता होती है, ये इसकी रासायनिक विशेषता होती है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सबों को रासायनिक विशेषता और भौतिक विशेषताओं को समझने में किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसी तरह आप सबों को आगे आने वाले पॉइंटों में एक भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको बहुत ही आसान सरल से सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा और बस आप सबों को अंत तक बने रहना है और आगे बहुत ही मज़ा आने वाला है। और यहाँ से जितने प्रश्न पूछे जाते हैं सभी प्रश्नों को देखेंगे कि बिहार बोर्ड में प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि खनिजों के प्रकार। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जो है, अभी बता दिया कि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान हो गई है। अब इन्हीं खनिजों को संरचना के आधार पर 2 प्रकारों को बांटा गया है, एक धात्विक एक अधात्विक। हाँ, हम समझ गए कि संरचना के आधार पर जो है वो खनिजों को 2 भागों में बांटा गया है, एक धात्विक और एक अधात्विक। अब बता दीजिए कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं और अधात्विक खनिज किसे कहते हैं। मैं कहता हूँ धात्विक खनिज उसे कहते हैं जिसमें
धातु का अंश पाया जाता है। इसे हम एक रूपों से दूसरे रूपों में परिवर्तित कर सकते हैं। इससे हम पीट कर इनकी चादरें बनाई जा सकती है। धातु जो होती है ये चमकीले होते हैं और ये विद्युत तथा उष्मा का अच्छा सुचालक होता है। अब बताइए कि विद्युत और उष्मा का अच्छा सुचालक क्या तात्पर्य, इसका क्या मतलब है। मैं कहता हूँ कि ये जो होती है विद्युत का अच्छा सुचालक किस तरह से होता है। अगर कोई ये कि बिजली जो होती है, विद्युत का मतलब विद्युत का जो बिजली होता है वो उससे पार जो होता है वो आसानी से चले जाते हैं। धात्विक खनिजों में विद्युत जो होते हैं पार उससे आसानी से चले जाती है। इसी तरह उष्मा जो होती है, अब उष्मा किसे कहते हैं। अब उष्मा जो होती है वो एक गर्म स्थान जो होती है, एक जगह का गर्म स्थान दूसरे जगह का गर्म स्थान तक जाना ही उसे उष्मा कहते हैं। और इसका ये धात्विक खनिज जो होती है ये उष्मा तथा विद्युत दोनों का अच्छा चालक होता है। ठीक है, हम समझ गए कि धात्विक खनिज क्या होता है। धात्विक खनिजों को पीट कर हम उसे नए आकार दे सकते हैं। अब धात्विक खनिज जो होती है वो चमकीला होता है और इनका ये जो होते हैं वो उष्मा तथा विद्युत का अच्छा चालक होती है। तो हमने धात्विक खनिजों के कुछ गुणों को देख लिए। तो इसमें धातु के तत्व होती हैं। अब हम देखते हैं कि धात्विक खनिजों को कितने रूपों में वर्गीकृत किया गया है। तो धात्विक खनिजों को बहुमूल्य, एक और लौह धातु और एक अलौह धातु कहते हैं। अब बहुमूल्य धातु किसे कहते हैं, लौह धातु किसे कहते हैं, अलौह धातु किसे कहते हैं। पहले हम देखते हैं बहुमूल्य। पहले हमने देखा धात्विक खनिज। धात्विक खनिज के 3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 3 रूप। एक कौन कौन होते हैं? बहुमूल्य धातु होते हैं, ठीक है। एक उसके बाद क्या होते हैं? लौह धातु होते हैं, ठीक है। और इसके बाद तीसरा क्या होती है? अलौह धातु होती है। आइए हम देखते हैं इन्हें एक एक करके। पहले देखते थे बहुमूल्य धातु किसे कहते हैं। बहुमूल्य धातु जो होती है ये अन्य धातु की तुलना में इनकी जो कीमत होती है वो अधिक होती है। इनकी केवल ये कह सकते हैं कि इनकी कीमत ही नहीं अधिक होती है बल्कि इनके रासायनिक गुण भी अधिक होती है। और इस प्रकार के धातु में हम देखते हैं बहुमूल्य के धातु में आ जाता है स्वर्ण मतलब सोना, उसके साथ चांदी, प्लेटिनियम आदि आते हैं, ठीक है। हमने देखा बहुमूल्य धातु के अंतर्गत सोना आता है, चांदी आता है, प्लेटिनियम आता है। और इनका उपयोग हम किन रूपों में करते हैं मैं बता देता हूं कि इनका उपयोग जो मानव होती है वो आभूषण बनाने में करते हैं। इनका उपयोग जो होते हैं मानव किस रूपों में करती है तो आभूषण बनाने में करती है। अगर हम बात करें सोने की, अब बताइए सोना, प्रश्न आते एग्जाम में, प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि बताए सोना भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। तो मैं बता देता हूँ सबों को कि सोना जो है सबसे ज्यादा कर्नाटक में पाए जाते हैं। और सोना एक तन्य धातु होती है। तन्य धातु किसे कहते हैं? इसकी जो होती है पतले पतले तार जो है खींची जा सकती है। सोना, इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि सोना जो होती है वो सबसे ज्यादा कहाँ भारत में सबसे ज्यादा कर्नाटक में पाया जाता है। अगर हम बात करें सोना क्या होते हैं, सोना एक आभूषण बनाने में इसका उपयोग करते हैं। अब बताइए, अब सोना से एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि बताएं कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना जो होती है वो 24 कैरेट का होता है। अगर बोल दें कि आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट का सोना का प्रयोग करते हैं तो आप सबको को याद रखना है कि 22 कैरेट का आभूषण बनाने के लिए सोने का उपयोग करते हैं। इस तरह हम देखते हैं चांदी एक चमकीली धातु होती है। चांदी एक क्या होती है? चमकीली धातु होती है। अब बताएं कि हमने जान लिया कि सोना भी जान लिया। अब हम देखते हैं चांदी जो होती है ये एक चमकीली धातु होती है। अब भारत में सबसे ज़्यादा चांदी जो होती है वो राजस्थान में पाई जाती है। तो राजस्थान में पाई जाती है। हम बस इसकी चांदी की यही दो बात रखना है कि चांदी एक चमकीली धातु होती है और चांदी जो होती है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाई जाती है। अब तीसरा देखते हैं प्लेटिनियम जो होती है सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में पाया जाता है। तो हमने कुछ बहुमूल्य धातु को देख लिए। अब हम देखते हैं, आइए लौह धातु देखते हैं। अब लौह धातु किसे कहते हैं? अब इसमें लोहे एवं स्टील के निर्माण के लिए लोहे में मिलाए जाने वाले अन्य धातु आती है। अब बता दें कि
लौह धातु होती है। इसमें लौह हो गया एवं स्टील के निर्माण के लिए लोहे में मिलाए जाने वाले अन्य धातु होती है। मैं इसको आपको एकदम सरल भाषा में समझाता हूँ कि लौह धातु उस प्रकार के धातु को कहते हैं जब लोहे पर जंग लग जाता है तो हम उस पर जो होती है लोहे एवं स्टील पर जंग लग जाता है तो हम उन पे जो है अन्य धातु मिलाते हैं ताकि उस पर बे मजबूत हो जाए और उस पर जो है वो जंग नहीं लगे। तो ये जैसे कि हम लोहा में कार्बन मिलाते हैं ताकि वे मजबूत हो जाए और उसकी चमक भी बढ़ जाए और वे लंबे समय तक चले और उस पर जंग भी नहीं लगे। तो ये आ जाएगा कार्बन किसके अंतर्गत, बोलेंगे कि लौह धातु के अंतर्गत, क्योंकि इनमें अन्य धातु का भी हम प्रयोग करते हैं। तो हमने बहुमूल्य और लौह धातु देख लिए। बताइए यहाँ तक समझने में किसी तरह का दिक्कत आप सबों को नहीं हुआ होगा दिक्कत। अब देखते हैं अलौहिक धातु। अलौहिक धातु किसे कहते हैं? इसमें जो होती है किसी प्रकार के लोहा का प्रयोग नहीं करता है। इसके अंतर्गत आ जाता है तार्म आ जाता है, सीसा आ जाता है, जिंक आ जाता है, टीन आ जाता है, एल्यूमिनियम आदि आ जाता है। एल्यूमिनियम आदि शामिल हो जाते हैं। तो हमने धातुओं के कुछ प्रकारों को देखे। धातुओं के कुछ प्रकारों के अंतर्गत बहुमूल्य, लौह और अलौह को देखे और इनसे जितनी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी हमने देखने का प्रयास किया। अब आइए हम देखते हैं कुछ अगला पॉइंटों को कि धात्विक खनिजों को, आगे लिखा हुआ है कि धात्विक खनिजों को लौह एस्क की उपस्थिति में, मतलब लौह किसी भी धातु में लोहा कितना प्रतिशत लोहा पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, अब उसकी उपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि बताइए धात्विक खनिजों को लौह एस्क की उपस्थिति में कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में विभाजित किया गया है। एक हो जाता है लौह खनिज, एक हो जाता है अलौह खनिज। तो हम आइए लौह खनिज और अलौह खनिज को बिल्कुल ही सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। लौह खनिज किसे कहते हैं? लौह खनिज उस प्रकार के खनिजों को कहते हैं जिसमें लोहा पाया जाता है। जिसमें क्या पाया जाता है? जिसमें लोहा पाया जाता है। और अलौह खनिज किसे कहते हैं? वैसे खनिज जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है। अब नहीं समझ में आया क्या? यहाँ तक लौह खनिज समझ में आया और अलौह खनिज समझ में आया? बोलेंगे कि हाँ, लौह खनिज में लोहा पाया जाता है और अलौह खनिज में लोहा नहीं पाया जाता है। मैं कहता हूँ कि आपने कभी चुंबक का प्रयोग किया है? चुंबक जो लोहा को सटाता अपनी ओर खींच लेता है तो उसी को चुंबक कहते हैं। अब देखिए चुंबक को आपने कभी यूज़ किया होगा तो उसमें जो है जिसमें लोहा पाया जाता है वे आके चुंबक में सट जाता है, और परंतु जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है वे चुंबक में नहीं सट पाते हैं। अब आपने कभी सिक्के 1 रुपये या 2 रुपये का सिक्का जो है वो चुंबक में सट जाता है। भाई आप पीतल वाले 5 रुपये का सिक्का आपने कभी यूज किया होगा, अब उसे चुंबक में सटाइएगा तो वे नहीं सटेगा, क्योंकि वे उसमें लोहा नहीं पाया जाता है। और जिसमें लोहा पाया जाता है वे चुंबक में आसानी से सट जाता है, और जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है उसमें चुंबक में आसानी से नहीं सट पाता है। तो जिसमें जो भी लोहा वे चुंबक के साथ सट जाएगा उसे हम लौह खनिज कहेंगे, और जो भी धातु चुंबक के साथ नहीं सटेगा उसे हम अलौह खनिज कहते हैं। तो लौह खनिज और अलौह खनिज आप सबों को समझने में किस तरह का दिक्कत नहीं होगा। अब आइए इसमें देख लेते हैं कि इसमें किस तरह का धातु पाए जाते हैं, किस तरह के खनिज आते हैं। इसमें आ जाता है लौह अयस्क आ जाता है, मैंगनीज आ जाता है, उसके बाद क्रोमियम। ये सब धातु को याद रखना है, जैसे कि लौह अयस्क, मैंगनीज, क्रोमियम, ये सब किस में आता है? तो ये आता है लौह अयस्क के अंतर्गत। जैसे कि निकेल हो गया, क्रोमाइड हो गया, टंगस्टन हो गया, कोबाल्ट हो गया, मौली, उसके बाद बेनेडियम हो गया आदि आते हैं इसके अंतर्गत। तो ये यहाँ ध्यान रखने की बात यही है कि मैंगनीज हो गया, क्रोमियम हो गया, निकेल, क्रोमाइट हो गया, ये सब जो होती है वो लौह
लौह खनिज के अंतर्गत आते हैं। अब अलौह खनिज के अंतर्गत देखते हैं क्या 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 आता है। इसके अंतर्गत तांबा, इसमें लोहा नहीं होता है। तांबा को आप चुंबक में सटाइए, कभी नहीं सटेगा वो। एल्यूमिनियम हो गया, चुंबक में सटाइए, वो कभी नहीं सटेगा। तो ये तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, टीन हो गया, इसी तरह से शीशा हो गया, सोना हो गया। सोनों को सटाइए, कभी नहीं सटेगा वो चुंबक में। बताइए, चांदी हो गया, प्लेटिनियम हो गया, जिंक हो गया, अब्रक हो गया, ये सभी प्रकार के जो होते हैं वो खनिज इसमें आते हैं अलौही खनिज में, जिसमें कि लोहा नहीं पाया जाता है। तो हमने देख लिया कि धात्विक खनिजों के अंतर्गत हमने 3 खनिजों को देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि धात्विक खनिजों में लौह एस की उपस्थिति पर 2 तरह के देखा, लौह खनिज और अलौह खनिज। आइए हम देख लेते हैं इसका अगला पॉइंट, अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता उसे हम अधात्विक खनिज कहते हैं। अब उसमें जो किसी प्रकार के धातु नहीं पाया जाता है, अब इसे हम पीटेंगे तो ये चूर हो जाएगा। इसे पीट कर हम एक रूपों से दूसरे रूपों में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इसके अंतर्गत किस तरह के धातु आते हैं? इसके अंतर्गत जो आते हैं इसके अंतर्गत किस तरह के अधातु आते हैं? इसके अंतर्गत जो आते हैं वो नाइट्रेट आ जाता है, सल्फर आ जाता है, पोटास आ जाता है, कोयला आ जाता है, पेट्रोलियम आ जाता है, इत्यादि खनिज शामिल होते हैं। अब इन्हें हम पीट कर क्या, बताइए, पेट्रोल को हम पीट कर क्या उनकी चादरें बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये अधात्विक खनिजों के अंतर्गत आता है। तो ये जो जितना भी पॉइंट हैं, यहाँ से आप सबों को एक भी पॉइंट में दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं हुआ होगा, तो आगे भी आप सबों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब आइए इधर वाले पॉइंटों को देख लेते हैं। पहला है कि लौह एस्क। अब बताइए लौह एस्क क्या होती है? लौह एस्क हमें यह बताता है कि किसी प्रकार के खनिजों में या किसी प्रकार के धातुओं में लोहा की उपस्थिति कितना है। लोहा की उपस्थिति बताता है हमें लौह एस्क। तो आइए लौह एस्क के कुछ प्रकारों को बांटा गया है। लौह एस्क के 4 प्रकार होते हैं। एक होते हैं मैग्नेटाइट, एक होते हैं हेमेटाइट, एक होते हैं लिमोनाइट, एक होती है सीडेराइट। तो यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए कि लौह एस्क किसे कहते हैं। अब लौह एस्क जो होती है किसी भी खनिजों में लोहे की मात्रा को दर्शाने का कार्य करती है। तो और इसके जो होते हैं वो 4 प्रकार के लोहे इसमें जो है तो 4 प्रकार के या मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मैग्नेटाइट, एक होते हैं हेमेटाइट, एक होते हैं लिमोनाइट, एक होते हैं सीडेराइट। ठीक है, हमने देख लिया कि इनके 4 प्रकार होते हैं। बस आप थोड़ा सा ये करें कि एक एक करके हमें बता दें कि इसमें लोहे की प्रतिशत कितना होता है। अब इनका रंग किस तरह का होता है। तो आइए हम एक एक करके इन्हें देखने का प्रयास करते हैं। पहले आ जाते हैं कि मैग्नेटाइट यह सर्वोत्तम किस्म का लोहा होता है, सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क होता है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बताइए सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क किसे कहते हैं। ऑप्शन में रहेगा मैग्नेटाइट, ऑप्शन में रहेगा हेमेटाइट, ऑप्शन में रहेगा लिमोनाइट, ऑप्शन में रहेगा सीडेराइट। तो आप सबों को आंसर टी करना है मैग्नेटाइट, क्योंकि ये सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क होती है। अब बात करें इसमें लोहे की मात्रा जो होती है वो 72% पाया जाती है। तो बताएं मैग्नेटाइट में लोहे का कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो मैग्नेटाइट में लोहे का प्रतिशत जो होती है वो 72% पाई जाती है। बस इसमें 2 पॉइंट याद रखना है कि यह सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क होती है और इसमें लोहे की मात्रा 72% होती है और इसका रंग जो होती है वो काला होती है। इसका रंग किस तरह का होता है? तो इसका रंग जो होती है वो काला होता है। तो हमने देख लिया कि मैग्नेटाइट में क्या रखना है। सब अहम पॉइंट जो है वो है एक सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क, ठीक है, और इसमें जो लोहे की मात्रा है वो 72%, ठीक है, और इसका जो रंग होता है वो काले रंग का होता है। ये भी देख लिए। अब आइए दूसरा देख लेते हैं हेमेटाइट। अब हेमेटाइट की विशेषता किस तरह है, हेमेटाइट की विशेषता क्या है, आइए इनकी विशेषताओं को भी देख लेते हैं। हेमेटाइट में लोहे की मात्रा जो होती है वो 60 से 70% पाई जाती है। बताइए, आप सभी बोले हैं, हमारे साथ बताएं हेमेटाइट में लोहे की मात्रा कितना प्रतिशत पाई जाती है। लोहे की मात्रा जो होती है वो 60 से 70% पाई जाती है। इसकी रंग की बात करें, इसका रंग जो होती है वो लाल होता है एवं भूरे रंग का होता है। यह रंग कैसे होता है? तो बोलेंगे कि इसका रंग जो होता
है वो लाल एवं भूरे रंग का होता है। इसकी कलर की बात करें, ये लाल एवं भूरे रंग का होती है और ये ऑक्साइड का होता है, लाल एवं भूरे रंग का ऑक्साइड का होता है। तो हेमेटाइट में लोहे की मात्रा कितना प्रतिशत होती है? बोलेंगे कि 60 से 70% होती है। यह दूसरा सर्वोत्तम किस्म का लॉ एस्क होती है। तो दूसरा सर्वोत्तम किस्म का लॉ एस्क हेमेटाइट होती है। इनमें लोहे की मात्रा 60 से 70% होती है। यह लाल एवं भूरे रंग का होती है, भूरे रंग का ऑक्साइड होती है। अब आइए हम देख लेते हैं तीसरे प्रकारों को, लिमोनाइट। अब लिमोनाइट जो होती है ये लॉ एस्क का तीसरा सर्वोत्तम किस्म का लॉ एस्क होती है। इसमें लोहे की मात्रा की बात करें, इसमें 40 से 50% पाई जाती है। इसमें लोहे की मात्रा कितना प्रतिशत पाई जाती है? तो 40 से 50% लिमोनाइट में पाई जाती है और इसे भूरा एस्क भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? याद रखना, इसे भूरा अयस्क भी कहते हैं। इसे भूरा अयस्क भी कहते हैं। इसे भूरा एस्क भी कहा जाता है। तो भूरा एस्क किसे कहा जाता है? तो लिमोनाइट को कहा जाता है। आइए अब देख लेते हैं इसका अंत टाइप जो है वो है लॉ एस्क का सर्वोत्तम निम्न किस्म का लॉ एस्क जो है वो है सिडेराइट। सर्वोत्तम निम्न किस्म का जो है लॉ एस्क क्या है? तो बोलना है सिडेराइट। निम्न किस्म का लॉ एस्क सिडेराइट, इसमें लोहे की मात्रा जो होती है वो 40 से 45% होती है। इसमें लोहे की मात्रा कितना प्रतिशत? तो 40 से 45% होती है और इसको लोहा कार्बोनेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लोहा कार्बोनेट कहते हैं। इसे लोहा कार्बोनेट कहते हैं। इसे लोहा कार्बोनेट कहते हैं। तो बताएं सर्वोत्तम किस्म का लॉ एस्क, बोलेंगे कि सर्वोत्तम किस्म का लॉ एस्क मैग्नेटाइट होती है और निम्न किस्म का लॉ एस्क होती है वो सिडेराइट होती है। तो हमने कुछ देख लिया लॉ एस्क के प्रकारों, लॉ एस्क को देखा और लॉ एस्क के प्रकारों को देखा। आइए हम कुछ प्रमुख धातुओं के प्रकारों को देख लेते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि धातु का प्रयोग जो होता है वो कई रूपों में होती है। धातु जो होती है वो आधुनिक सभ्यता का एक प्रतीक है जिसका उपयोग उद्योग में, कारखानों में और विभिन्न प्रकार के मोटर गाड़ियों में, मकानों में और कह सकते हैं मकानों में और उसके बाद कह सकते हैं कि पुलों में भी इसका उपयोग होता है। तो आप बताइए अगर पुल बनाने में लॉ एस्क का उपयोग नहीं होता है? बोलेंगे कि हाँ, पुल बनाने में भी धातुओं का उपयोग होता है। अब बताएं घर बनाने में भी छड़ का उपयोग होता है कि नहीं? बोलेंगे कि हाँ, इसमें भी लॉ एस्क का उपयोग होता है। तो आइए हम एक एक करके उनके धातुओं को देखते हैं और कुछ प्रमुख लॉ एस्क देखते हैं और कुछ उसके प्रमुख खनिजों को एक एक करके देखते हैं और उनसे जितने प्रश्न होएगा अब उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले तांबा, पहले क्या है? तो पहले तांबा है। तो तांबा की कुछ विशेषताओं को बता दें। मैं कहता हूं कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किए जाने वाला धातु जो है वो तांबा है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में कि बताएं मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किए जाने वाला धातु क्या है? तो तांबा। क्या है? तांबा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि मानव द्वारा सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला धातु क्या है? तो इसमें टिक करना क्या? इसमें टिक करना है लोहा। अगर पहले पूछे किसका प्रयोग किया था तो पहले तांबा का, और बोले सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग करता है मानव, तो सबसे ज़्यादा प्रयोग जो करता है वो लोहा का करता है। तो आइए हम तांबा के कुछ विशेषताओं को देखे हैं। तांबा के साथ अगर हम टी मिला देते हैं, तांबा के साथ अगर हम टिन का मिश्रण करते हैं तो बे कांस्य में परिवर्तित हो जाती है। किस में परिवर्तित हो जाती है? बे कांस्य में परिवर्तित हो जाती है, मतलब कांसा बन जाता है। तो प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं एग्जाम में कि तांबा के साथ टिन मिलाने से अन्य धातु प्राप्त होती है। तो अन्य धातु प्राप्त होती है हमें कांसा।
अन्य धातु क्या प्राप्त होती है? कांसा। किसे मिलाने से? तो टीन के मिलाने से। इसी तरह से तांबा के साथ अगर हम जस्ता मिला दें, तांबा के साथ अगर हम जस्ता मिला दें तो अन्य नई धातु प्राप्त होती है हमें पीतल। तो तांबा के साथ अगर हम जस्ता मिला लें, तांबा के साथ जस्ता मिला दें, क्या होगा? अन्य धातु प्राप्त, बोलेंगे कि अन्य धातु प्राप्त होगा पीपल, सॉरी पीपल नहीं, पीतल। अन्य धातु क्या प्राप्त होगा? पीतल होगा। तो तांबे के साथ टीन का मिश्रण कांस्य धातु बन जाता है। इस तरह से तांबे के साथ जस्ता मिलाने से पीतल बन जाता है। तो हमने तांबे के कुछ विशेषताओं को देख लिया। अब आइए हम दूसरे विशेषताओं को देख लेते हैं, दूसरे धातुओं की। मैग्नीज की विशेषताओं को देख लेते हैं कि अब यहाँ पहले देखते हैं तांबा। तांबा जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तांबा सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, इतना याद रखना है बस। अब देखते हैं मैग्नीज से यह प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, बताइए कि मैग्नीज भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो मैग्नीज जो होती है वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मैग्नीज सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो मैग्नीज जो है सबसे ज़्यादा भारत के एक राज्य मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब देख लेते हैं प्राकृतिक। मैग्नीज जो होती है वो प्राकृतिक रूप से शुद्ध रूप नहीं हो मिलता है, बल्कि इसमें लोहे के और अन्य धातुओं का मिश्रण होती है। मैग्नीज समझ में आ गया। अब हम देखते हैं एक अगला धातु जो है बॉक्साइट। बॉक्साइट को देखते हैं। पहले तो देखते हैं कि बॉक्साइट जो है एक बहुत ही हल्की और मजबूत धातु होती है। ठीक है, हमने बहुत बॉक्साइट की विशेषताओं को देखा कि ये जो होती है वो बहुत ही हल्की और मजबूत धातु होती है, और इसका जो अयस्क होता है वो एल्यूमिनियम होता है। इसका अयस्क क्या होता है? तो इसका अयस्क जो होता है वो एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, और अब बता दीजिए कि इनका उपयोग किन किन रूपों में होता है। मैं कहता हूँ कि इनका उपयोग जो होता है वो हवाई जहाज़ों बनाने में इनका उपयोग होता है। अब बोलेंगे कि हवाई जहाज़ बनाने में इनका उपयोग किस लिए होता है? मैं कहता हूँ कि इनका उपयोग हवाई जहाज़ बनाने के लिए इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत ही हल्की और मजबूत रूपों में पाया जाता है। ठीक है, इनका हम उपयोग को देख लिए कि इनका उपयोग हवाई जहाज़ों में होता है। फिर दूसरा इसका उपयोग बता दीजिए। दूसरा इसका उपयोग है, इसका उपयोग मतलब निर्माण उद्योग में भी होता है। बताएं निर्माण उद्योग में किस तरह से होता है? इसका जो उपयोग निर्माण उद्योग में होता है। अब आप घर में देखते होंगे कि घर में जो है एल्यूमिनियम का दरवाज़ा लगा हुआ है, एल्यूमिनियम का खिड़की लगा हुआ है, तो इसका भी उपयोग जो होता है वो दरवाज़ा बनाने में होता है, खिड़की बनाने के रूप में इसका उपयोग होता है। और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के सामग्री को पैक करने के, विभिन्न प्रकार के पदार्थों को पैक करने के रूप में भी होता है एल्यूमिनियम का उपयोग। तो बस एल्यूमिनियम में आपको यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि एल्यूमिनियम जो होता है वो बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होती है, और बॉक्साइट सबसे ज़्यादा भारत के उड़ीसा राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और बॉक्साइट जो होती है वो एक हल्की और मजबूत धातु होती है, इसीलिए इनका उपयोग जो होती है वो हवाई जहाज़ों बनाने में इनका उपयोग करते हैं। तो हमने कुछ बॉक्साइट के उपयोगों को देख लिया। अब देख लेते हैं टंगस्टन। टंगस्टन धातु क्या है? टंगस्टन धातु के कुछ विशेषताओं को देखते हैं कि वैसे बात करें टंगस्टन धातु की। टंगस्टन धातु जो है ये उस प्रकार के धातु को कहते हैं जो उच्च ताप पर भी नहीं पिघलता है, इसीलिए बल्ब के तंतु के फिलामेंट में इनका प्रयोग किया जाता है। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं और पूछा भी गया है कि बताइए बल्ब के फिलामेंट में किनका उपयोग किया जाता है? तो बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। ये उच्च ताप पर भी शीघ्र नहीं पिघलता है। ठीक है, और इनका उपयोग जेट इंजनों में भी किया जाता है। ठीक है, और हम इसकी विशेषताओं को देख लिए कि ये जो होती है वो उच्च ताप पर भी नहीं पिघलती है, और ये बल्बों के फिलामेंट में इसका उपयोग होता है, ऐसे जेट इंजन में इनका उपयोग होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ हीरा की विशेषताओं को। अब हीरा की क्या विशेषता है? मैं कहता हूँ कि हीरा जो होती है वो कार्बन का शुद्ध रूप होती है। हीरा क्या होती है? कार्बन का शुद्ध रूप होती है, और ये विद्युत का जो है वो कुचालक होती है। अब बताइएगा कि कुचालक का क्या तात्पर्य है? कुचालक का क्या अर्थ होता है? मैं कहता हूँ कि कुचालक का यह अर्थ होता है जैसे कि बिजली आसानी से बिजली नहीं आ जा सकता है। अब मैं कहता हूँ जैसे कि ये मार्कर है, क्या मार्कर से बिजली हम यहाँ अगर तार लगा दें, क्या यहाँ पे करंट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये प्लास्टिक है। इसलिए लकड़ी में भी बिजली का उपयोग, सूखी लकड़ी में भी बिजली एक पार से दूसरे पार नहीं जा सकता है। अब हम बात करें
छड़ में जो है अगर हम एक पार में लगा दें तार करंट और दूसरे पार में भी करंट आएगा, क्योंकि वे धातु है और उससे विद्युत का सुचालक होती है, क्योंकि उसमें एक पार से विद्युत दूसरे पार में आसानी से जा सकती है। तो हीरा क्या होती है, हीरा जो होती है, हीरा जो होती है वो कार्बन का शुद्ध रूप होती है और ये विद्युत का कुचालक होती है। अब बता दीजिए कि हीरा सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में पाया जाता है। मैं कहता हूँ कि हीरा जो है वो सबसे ज़्यादा भारत के मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और हीरा का उपयोग किन किन रूपों में होता है, तो हीरा का उपयोग जो होती है वो लोग आभूषण बनाने में इसका भी उपयोग करते हैं और इसका उपयोग जो होती है वो शीशा को काटने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो हमने देख लिया, बॉक्साइड को देखा, टंगस्टन को देखा, हीरा को देखा। अब देख लेते हैं अबरक। अब अबरक में याद रखना है कि अबरक जो है वो झारखंड में पाई जाती है। तो अबरक सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो अबरक सबसे ज़्यादा झारखंड में पाई जाती है। तो हमने कुछ प्रमुख खनिजों को देखा। अब हमने देखा कि हमारे खनिज जो है वो हमारे जीवन में किस तरह से उपयोग होती है। अब हम हमारे जीवन में हम इसका उपयोग किस तरह से करते हैं, जैसे कि हमारे जीवन में बहुत सारे मुश्किल काम को ये आसान कर देते हैं। तो इसके लिए इसके लिए हमें ज़रूरत है कि इसका उपयोग हम इस तरह से करें ताकि भविष्य में आने वाले पीढ़ी भी इसका उपयोग आसानी से कर सके। तो इनके कुछ संरक्षण के हम उपाय लेके आए हैं। इनके संरक्षण, खनिजों के संरक्षण के कुछ उपायों को बताए गए हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं खनिज जो है वो एक अनवीकरणीय संसाधन है जो एक बार प्रयोग करने के बाद अन्य बार प्रयोग नहीं कर सकते, मतलब पुनः प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कोयला की बात करें, बताएं कोयला को हम एक बार उपयोग कर लिए, क्या उसे वही कोयला को पुनः उपयोग कर पाएंगे, बोलेंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया अनवीकरणीय संसाधन। और जैसा कि हम जानते हैं कि खनिजों के निर्माण और संचयन में इसका जो हज़ारों वर्ष लग जाते हैं। अब आज के समय में मानव जिस तरह से इनका प्रयोग कर रहा है, क्या लगता है आपको कि इनके निर्माण भी इतनी तेज़ी से हो रहा है? बोलेंगे कि इनका निर्माण इतनी तेज़ी से नहीं हो रहा है जिस तरह से आज के मानव इनका उपयोग कर रहे हैं। अब बताएं, पेट्रोलों को बनने में हज़ारों वर्ष लग जाता है, कोयला को बनने में हज़ारों वर्ष लग जाती हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि हम एक दिन में बहुत सारे कोयला का उपयोग कर लेते हैं। एक दिन में हम बहुत सारे पेट्रोलों का उपयोग कर लेते हैं और वही पेट्रोलों को बनने में हज़ारों वर्ष लगेगा। अब हज़ारों वर्ष मतलब हज़ारों वर्ष लगता है उन पेट्रोलों को बनने में। बोलेंगे पेट्रोल कैसे बनता है, तो ये जो होती है वो मतलब सागरीय समुद्री तट पर मतलब उसके सड़ गलकर जो है वो हज़ारों वर्ष तक रहता है, ज़मीन के अंदर पड़ा रहता है। तब वे कहीं लकड़ी जो बोल सकते हैं, लकड़ी जो या भी बोल सकते हैं जीवाश्म में सड़ गलकर हज़ारों वर्ष तक रहकर ये पेट्रोलियम, कोयला और आदि प्रकार के खनिजों का निर्माण करते हैं। तो इनके संरक्षण के कुछ उपाय बताए गए हैं। पहला इसका उपाय है कि सावधानीपूर्वक खनन करना। अब सावधानीपूर्वक खनन क्या का तात्पर्य है? अब खनन में जब खनिजों की खनन किया जाता है तो खनिजों की खनन करते समय खनिजों को जब निकाला जाता है भू प्रॉपर्टी से, तो उसमें जो है बहुत खनिजों की बर्बादी होती है। तो इसमें बताया गया है कि खनिजों की सावधानी पूर्वक से खनन किया जाए ताकि जो बर्बादी हो रहा है उन्हें वह बर्बादी नहीं हो। ठीक है, हमने देख लिया कि इनकी पहली जो था संरक्षण का उपाय सावधानी पूर्वक खनन करना। और दूसरा क्या है? दूसरा है पुनर्चक्रण। दूसरा क्या है? तो दूसरा है पुनर्चक्रण। आप बताइए कि पुनर्चक्रण का क्या तात्पर्य है? मैं कहता हूँ कि पुनर्चक्रण का तात्पर्य वह है जिसमें कि जब हम एक खनिजों का उपयोग किए, ठीक है, हमने लोहा का उपयोग, एल्यूमिनियम का उपयोग कर लिए, हम उनसे वस्तुएं बना लिए, ठीक है। अब उस वस्तुओं से हमने काम भी ले लिए, अब उसका उपयोग भी कर लिए हम। अब वही जो वस्तु बना है, अब वही एल्यूमिनियम, वही लोहे को गला करके फिर दूसरे रूपों में उसे परिवर्तित करके और उनका उपयोग करना ही पुनर्चक्रण कहलाता है। तो पुनर्चक्रण समझ में आया आप सबों को? हाँ, बोलेंगे कि पुनर्चक्रण भी समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं कि
तीसरा कि नए विकल्पों का उपयोग। अब बताएंगे कि नए विकल्पों का क्या उपयोग है। नए विकल्पों का उपयोग यह है कि जहाँ पर खनिजों का उपयोग ना हो वहाँ पर खनिजों का उपयोग नहीं करें। जैसे कि जहाँ पर सौर ऊर्जा का उपयोग की संभावना है तो वहाँ पर आप पेट्रोल का उपयोग नहीं करें। जहाँ पर पवन ऊर्जा का उपयोग की संभावना है वहाँ पर आप कोयला का उपयोग नहीं करें। तो ये हो गया नए विकल्प का उपयोग। मतलब जहाँ पर जो अनवीकरणीय संसाधन का उपयोग नहीं है तो वहाँ पर हम क्यों करें। अब वहाँ पर हम खनिजों को क्यों लगाएं। वहाँ पर हम खनिजों को न लगाकर हम नवीकरणीय संसाधन लगाएं ताकि उसे हम एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग कर सकें। तो हमने कुछ देखा, यही था आज का कुछ खनिजों के संरक्षण का उपाय। 3 उपाय को हमने देख लिया। तो कैसा लगा आप सबों को क्लास। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप सबों को अच्छा लगा होगा क्लास। तो अगर अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा दिल का इमेज भेज दें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।